मेरा नाम अवनी है। मेरे पिता नहीं थे, सिर्फ मेरी माँ थी और एक भाई था। मेरे भैया की शादी हो चुकी थी और भाभी हम लोगों के साथ काफी अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। लेकिन फिर बाद में मैं उनके लिए बोझ लगने लगी, इसलिए वह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए। और इसी वजह से उन्होंने मेरी माँ और भैया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अपनी बहन की शादी कर दो, क्योंकि लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही बेहतर रहता है। यही वजह थी कि मेरी शादी बहुत जल्दी में हो गई। इतनी जल्दी में मेरी शादी हुई कि लड़के का बैकग्राउंड भी चेक नहीं किया गया। अभी मेरी उम्र सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन मेरा होने वाला पति 30 साल का था। मेरी माँ को ये रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे भैया और भाभी ने जबरदस्ती मेरी शादी यहाँ करवा दी थी और माँ से कह दिया कि वहाँ पर अवनी बहुत खुश रहेगी। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी नंद और मेरी सास थी। मेरा ससुराल का घर भी बहुत छोटा था, जैसे तैसे मैं यहाँ पर गुजारा कर रही थी। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन गुजर रहे थे, वैसे वैसे ही मेरे ससुराल वालों की हकीकत मेरे सामने खुलकर आने लगी थी। इस घर में कोई भी नहीं कमाता था सिवाय मेरी सास के। वो अस्पताल में डिलीवरी करती थी, शायद नर्स थी। मेरा पति तो एक नंबर का नीच इंसान था। पिछले 3 महीना से मेरी सास ने बस एक ही डिलीवरी करवाई थी और अभी तक उन्हें उसके पैसे भी नहीं मिले थे, जिसकी वजह से हमारे घर का सारा राशन खत्म हो गया था और हम लोगों के लिए भूखा रहने की नौबत आ चुकी थी। मेरी सास ने अपने बेटे को काम करना नहीं सिखाया था। मेरा पति बहुत ही बिगड़ा हुआ इंसान था। मेरी नंद भी बहुत बिगड़ी हुई थी, ना जाने किस किस लड़के से उनका अफेयर चल रहा था। वो हर टाइम किसी न किसी लड़के से फोन पर बात करती रहती थी। इस घर में किसी की अपनी कोई इज्जत नहीं थी, हर कोई अपनी मर्जी से जी रहा था, लेकिन मेरे ऊपर तो बहुत सारी पाबंदियां थी। मैं तो इस घर में खुलकर सांस भी नहीं ले सकती थी। अभी मैं और मेरी सास राशन के बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरवाजे की आवाज सुनकर मेरी सास ने मुझसे कहा, जाओ दरवाजे पर जाकर देखो कि कौन आया है। मैंने फौरन ही अपनी सास की आज्ञा का पालन किया था और जाकर दरवाजे पर पूछा कि कौन है। फिर मुझे एक आदमी की आवाज आई थी, जिसने मुझे कहा कि मैं नीरज हूँ और मैं सिस्टर सुजाता के साथ ही काम करता हूँ। उनके कुछ पैसे मेरे पास थे, बस वही देने के लिए आया हूँ। दरअसल पिछली डिलीवरी केस की पेमेंट आज हुई थी, बस वही देने के लिए आया हूँ। फिर उस आदमी की बात सुनकर मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और फिर उस आदमी ने मुझे नमस्ते करके मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया और कहने लगा, ये सिस्टर सुजाता को दे देना। मैंने हाँ जी करते हुए सर हिला दिया था। मैंने लिफाफा फौरन ही अपने हाथों में पकड़ लिया और मैं उस लिफाफे को लेकर अपनी सास के कमरे में जाने ही वाली थी। फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस लिफाफे को खोलकर देखूं कि एक डिलीवरी करने के आखिर मेरी सास को कितने पैसे मिलते हैं। इसलिए मैं सीधे किचन में आ गई और पैसे गिरने के लिए मैंने जैसे ही उसे लिफाफे को खोला तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस लिफाफे में हजारों के हिसाब से पैसे नहीं थे, बल्कि लाखों के हिसाब से पैसे रखे हुए थे, जिनको देखकर मैं हैरान हो गई थी और सोचने लग गई कि डिलीवरी करने के इतने ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते। फिर उस आदमी ने मेरी सास को आखिर इतनी बड़ी रकम क्यों दी है। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज आई, तो मैंने जल्दी से यह सारे पैसे लिफाफे में डाल दिए और खुद को काम में बिजी दिखाने के लिए काम में लग गई। फिर कुछ ही देर के बाद मेरी सास किचन में आ गई थी और मुझसे कहने लगी कि बाहर कौन आया था। मैंने घबराते हुए उनसे कहा कि कोई नीरज नाम का आदमी आया था, वह आपके लिए लिफाफा लेकर आया था। मैंने उनको लिफाफा पकड़ाते हुए कहा तो मेरी सास ने मेरी बात सुनकर उस लिफाफे को मेरे हाथ से जोर से खींच लिया और मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने के साथ घूरते हुए मुझसे पूछा कि जब वो इस लिफाफे को मेरे लिए देकर गया है
तो तुम इसे मुझे देने की बजाय अपने साथ किचन में क्यों लेकर आई हो? फिर मेरी सास ने मुझ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि क्या तुमने इस लिफाफे को खोलकर देखा है? अब मुझे अपनी सास के इस अंदाज से डर लगने लगा और मैंने घबराते हुए फौरन उन्हें नहीं में सिर हिला दिया और कहा कि मैंने तो इसको छूकर भी नहीं देखा। मैंने बहाना बनाते हुए उनसे कहा कि मैंने गैस पर दूध रखा हुआ भूल गई थी। दूध कहीं उबलकर चूल्हे पर न आ जाए, बस इस वजह से मैं फौरन पहले किचन में आ गई और सोचा कि आपको ये लिफाफा बाद में दे दूंगी। मुझे यकीन हो गया था कि सच में दाल में कुछ काला जरूर है। कहीं ये बच्चा बेचने का काम तो नहीं करते, क्योंकि बच्चा पैदा करने के इतने पैसे तो कहीं भी नहीं मिलते। बड़ी से बड़ी डॉक्टर भी इतनी ज्यादा पैसे नहीं लेती है जितना कि नर्स बनकर डिलीवरी करने वाली मेरी सास को मिल रहे थे। और मैं ये बात सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर मेरी सास डिलीवरी के नाम पर ऐसा क्या काम करती है जो उनको लाखों के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। फिर शाम को मेरी सास और नंद दोनों ही घर का राशन लेने के लिए चली गई। घर वापस आने पर वे दोनों लगभग 6 महीने का राशन लेकर आई थी और साथ में ही इन दोनों माँ बेटी ने अपने लिए खूब सारी शॉपिंग भी की थी। मैंने आज तक अपनी सास और नंद को कभी भी कोई नॉर्मल चीज इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था, बल्कि ये दोनों ही हमेशा से ब्रांडेड कपड़े ही पहनती थी और उनके पास महंगी ज्वेलरी और महंगे परफ्यूम्स भी होते थे, जिनको देखकर मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर इनके पास इतनी महंगी महंगी चीज कहाँ से आती है, जबकि यहाँ पर तो कोई कमाने वाला भी नहीं है सिवाय मेरी सास के, और वो भी सिर्फ एक मामूली सी नर्स है जो कि कभी कभी ही डिलीवरी करने के लिए जाती है। और इस काम में इतने पैसे नहीं आते कि कोई भी इंसान इतनी महंगी चीज खरीद सके। मेरा पति तो कोई काम नहीं करता था, बल्कि वह तो हर वक्त नशे में ही धूर्त रहता था। मेरा पति कुलदीप सुबह होते ही घर से निकल जाता और रात को नशे की हालत में घर वापस लौटता था। शादी के शुरू के दिनों में ही मैंने बड़ी कोशिश की कि संदीप को समझाऊं कि वह नशा करना छोड़ दे, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था, बल्कि इस बात पर वह मुझे ही मारने लग जाता। मैंने इस बारे में कई दफा अपनी सास को भी बताया कि कुलदीप मुझे हर रोज जानवरों की तरह पिटता है। मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरी ही बेइज्जती करने लग जाती और मुझसे कहती कि आखिर तुम ऐसी हरकतें करती ही क्यों हो जिनकी वजह से तुम्हें मार खानी पड़े। मेरी सास कुलदीप को समझाने के बजाय उल्टा मुझसे ही लड़ने लग जाती थी और हमेशा बेटी की साइड लेती थी। मुझसे कहती थी कि इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। मेरा पति भी मुझे मारता था, मैं तो उसकी शिकायत लेकर कभी भी अपनी सास के पास नहीं गई थी, बल्कि मैंने तो अपने पति के सामने कभी उफ तक नहीं किया था। पता नहीं आजकल की यह कैसी लड़कियां हैं, इनमें तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो अपने पति की बुराइयां करती है और अपने कमरे की बातें बाहर आकर सबको बताती है। सास की बातें सुनकर मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी इज्जत सिर्फ एक नौकरानी जितनी ही थी। कभी कभी तो मेरा दिल करता कि मैं वापस अपने घर चली जाऊं और कुलदीप से तलाक ले लूं। क्या फायदा ऐसे घर में रहने का जहां पर आपकी इज्जत ही ना हो। मैं अपनी मम्मी से कुलदीप के रवैये के बारे में बताती तो मम्मी हमेशा मेरी बातें सुनकर मुझे तसल्ली देती और समझाने लग जाती और मुझसे कहती कि बेटा जो होना था वह तो हो गया है, इसलिए अब तुम सब्र करना सीखो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ जाते और मैं बेआवाज रोने लग जाती और दिल ही दिल में ये भी सोचती कि पता नहीं कब ठीक होगा सब कुछ, और पता नहीं मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगी भी या नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद कुलदीप ने मुझे बहुत मारा। मैं बेहोश हो गई थी, मेरे नाक और मुंह से खून निकलने लगा तो मेरी सास और नंद दोनों बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। वो फौरन मुझे अस्पताल ले गई और फिर उन्होंने मेरी मम्मी को भी खबर दे दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब मुझे होश आया तो होश में आते ही मम्मी ने मुझसे पूछा
कि बेटा तुम सीढ़ियों से कैसे गिर गई थी। सुजाता बहन मुझे बता रही थी कि उनके मना करने के बावजूद भी तुम छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। मम्मी की बात सुनकर मैंने नफरत भरी निगाहों से अपनी सास को देखा था। वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी और आंखों ही आंखों में इशारा करके मुझे चुप रहने के लिए कहा था। मैं मम्मी के साथ मायके आ गई, मगर मुझे वहां जाने पर भी सुकून नहीं मिला, क्योंकि मेरे वहां पर जाते ही मेरी भाभी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। वह अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मैं जल्द से जल्द अपने घर वापस चली जाऊं। 3 दिन के बाद ही मैं अपने ससुराल वापस चली आई, क्योंकि भाभी ने मेरा वहां पर रुकना मुहाल कर दिया था। ससुराल में जाते ही मेरी सास ने मुझे देखकर मुझ पर तंज के तीर चलाने शुरू कर दिए और मुझसे बोली कि बस सिर्फ 3 दिन ही रखा तुम्हारी माँ ने तुम्हें, और तुम्हारा 3 दिनों में ही शौक पूरा हो गया मायके में रहने का। मेरे ससुराल वालों को देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा बड़ी आसानी से लगा सकता था कि उन लोगों में इंसानियत नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं इस खबर पर बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद अब कुछ बदल जाए, मेरे ससुराल वाले मेरी कद्र करने लग जाए। मेरी सास को जब पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वह भी बहुत खुश हुई थी। लेकिन मेरे कदमों तले से जमीन तब निकली जब मैंने अपनी सास को ननंद से यह कहते हुए सुना कि अगले 1 साल का खर्चा तेरी भाभी से निकल जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और यह सोचने लगी कि पता नहीं मेरी सास और मेरी ननंद मेरे साथ क्या करने वाली है। अब मैं हर वक्त बहुत परेशान रहती थी। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद एक आदमी फिर से हमारे घर आया, तो मैं छुपकर सास और उसकी बातें सुनने लग गई, ताकि मैं पता लगा सकूं कि ये लोग डिलीवरी के बहाने आखिर ऐसा क्या काम करते हैं कि एक ही दिन में लाखों रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं। वो मेरी सास से कह रहा था कि सुजाता जी जल्दी से मेरे साथ चलो, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, बच्चे की डिलीवरी का टाइम हो गया है। तो मेरी सास ने उससे अजीब लहजे में कहा, कहाँ चलूं तुम्हारे साथ? तो वह जल्दी से बोला, मेरे घर। उसकी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, तुम्हें नहीं पता क्या, मैं डिलीवरी करने किसी के घर नहीं जाती, बल्कि लोग मरीजों को लेकर मेरे पास आते हैं। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं अपनी पत्नी को अभी लेकर आता हूँ। मेरी सास ने कहा, यहाँ पर मत लाना, बल्कि मैं तुम्हें पता बताती हूँ, तुम अपनी पत्नी को वहाँ पर लेकर आओ, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जरूर का सारा सामान होता है। फिर उस आदमी के साथ साथ मैंने भी वो पता याद कर लिया और फिर जल्दी से आकर मैं अपने कमरे में लेट गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि मैं डिलीवरी करने जा रही हूँ, इसलिए तुम घर का ख्याल रखना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उनके जाने के 15 मिनट बाद मैं भी उनके बताए हुए पते पर पहुंच गई और वहां का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ, क्योंकि वह लोग बच्चों को खरीदने बेचने का काम नहीं करते थे, बल्कि वह लोग तो बच्चों के पैदा होने के बहाने से ऑपरेशन करते थे और साथ में ही प्रेग्नेंट औरतों का गुर्दा भी निकाल लेते थे और अपने मुंह मांगी कीमत पर बेचा करते थे। ये सारा मंजर देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई और मेरी सास ने मुझे देख लिया था। सास ने मुझे बालों से पकड़ा और मुझे मारने लगी कि तभी वहां पर पुलिस पहुंच गई, क्योंकि मैंने ही पुलिस को बुलाया था और उनसे कहा था कि इस पते पर एक गैर कानूनी अस्पताल बना हुआ है जहां पर बच्चों को बेचा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही कुछ और था। पुलिस ने आकर फौरन ही मेरी सास को पकड़ लिया। तभी मेरी ननंद ने मुझे बहुत तेज धक्का दिया और बोली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं जमीन पर गिर गई और गिरते ही मुझे बहुत तेज दर्द होने लग गया। मैं दर्द में तड़पने लग गई थी, जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। मेरी सास और नंद को उम्र कैद की सजा हो गई और इसके बाद मैंने कुलदीप से तलाक ले लिया, क्योंकि ऐसे मर्द के साथ जिंदगी गुजारने का क्या फायदा,
जो औरत की इज्जत करना ही ना जानता हो। इन सब के बाद मैंने सिलाई की एक छोटी सी दुकान खोल ली और एक लंबे अरसे के बाद सुकून की जिंदगी बिताने लगी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आप चाहे तो इस कहानी को सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।